Good morning, friends. My name is Umesh Sharma, and welcome to this lecture of MHRM. TY BCom में of all the subjects आपको अकाउंटेंसी है, टैक्स है, इकोनॉमिक्स है, इन्हीं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट जो है दैट इज नोन एज MHRM. इस सब्जेक्ट को क्या नाम दिया गया है? MHRM. शॉर्ट में इसको MHRM कहते हैं. इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एम का मतलब है मार्केटिंग, HRM का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब आप बोलेंगे सर हमको तो MHRM जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है. एक्चुअल में ये MHRM ही है, यानी कि मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है. लेकिन इस मार्केटिंग को रखा गया है एज कॉमर्स 5. आपको FY BCom में स्टार्ट हुआ था कॉमर्स 1, वहां से लेकर के अब आप पहुंचे हैं टू कॉमर्स 5. FY BCom में 2 था, कॉमर्स 1 और कॉमर्स 2, पहले और दूसरे सेमेस्टर में. SY BCom में भी 2 था, दैट इज कॉमर्स 3 एंड कॉमर्स 4, सेमेस्टर 3 और 4 के हिसाब से. TY BCom में भी 2 है. एक है कॉमर्स 5, ये आपको आएगा इन सेमेस्टर 5. कॉमर्स 5 सेमेस्टर 5 में आएगा, दैट इज मार्केटिंग. और ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये आएगा एज कॉमर्स 6. और ये कॉमर्स 6 कब आएगा? सर ये कॉमर्स 6 आएगा सेमेस्टर 6 में. इट विल कम इन सेमेस्टर 6. सो यू हैव कॉमर्स 5 एंड कॉमर्स 6. देखने के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, आपको इस तरह से 2 किताबें होगी. सेमेस्टर 5 में हैप्पी दिवाली से पहले ये रहेगा कॉमर्स 5, और अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है मार्केटिंग. कॉमर्स 5 इज मार्केटिंग. और फिर उसके बाद में देखो आपको मिलेगा कॉमर्स 6, और कॉमर्स 6 में देखो आपको लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो ये जो कॉमर्स 6 है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो ये आपको TY BCom के अंदर कॉमर्स 5 और कॉमर्स 6 के रूप में होगा मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम प्रेम से या प्यार से कहते हैं MHRM. अब इसकी सिलेबस का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, बराबर है. हम मान के चलते. देखिए आपने देखा होगा कि भाई पिछले साल कोरोना बहुत जबरदस्त तरीके से आया था, फैला था, जिसकी वजह से TY BCom के बच्चों की ऑनलाइन एग्जाम ली गई है. यानी कि जो लोग लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम दिए, जिन्होंने मार्च में एग्जाम दी पिछले वर्ष, उनकी भी एग्जाम मार्च में नहीं हुई थी. इनफैक्ट उनकी एग्जाम मई महीने में हुई थी ऑनलाइन से. फिर उसके बाद में लास्ट ईयर जो लोग TY BCom में थे उनका सेमेस्टर 5 का भी एग्जाम ऑनलाइन लिया गया, सेमेस्टर 6 का भी एग्जाम ऑनलाइन लिया गया था, और MCQ के माध्यम से ये एग्जाम्स ली गई थी in the form of MCQs. That exam was taken. अब कैसा है कि सेम सिचुएशन हमेशा तो कंटिन्यू रहेगी नहीं. हालात तो सुधर रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को वैक्सीन्स भी लग रही है, और ये बीमारी जो है ये डे बाय डे कम होते जाएगी. तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई आपके लिए भी उतना ही आसान होगा जितना पिछले वर्ष के हो सकता है आप लोगों की फिजिकल एग्जाम हो, क्योंकि बाय दिवाली टाइम जब सेमेस्टर 5 का एग्जाम का वक्त आएगा तब तक हालात बहुत बदल जाएंगे.
तकरीबन आधे पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुका होगा और हो सकता है फिजिकल कॉलेजेस भी स्टार्ट करने का समय आ जाएगा। तो यदि फिजिकल कॉलेजेस स्टार्ट हो रही है तो फिर आपकी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगी, फिजिकल एग्जाम होगी। और फिजिकल एग्जाम वो लोग जो रेगुलर पैटर्न है उसी रूप में कंडक्ट करेंगे, एमसीक्यूज के रूप में कंडक्ट नहीं करेंगे। तो खैर इसमें समझने वाली बात यह है कि हम सिलेबस से स्टार्ट करते हैं अपने नॉर्मल रूटीन में जैसे हम सिखाते हैं उसी हिसाब से, ताकि अगर आपकी रेगुलर एग्जाम होती है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर मान लो सिचुएशन बिगड़ जाती है, फिर से थर्ड वेव आता है और कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे देता हूं सिलेबस के बारे में। सेमेस्टर 5 में जो कॉमर्स 5 यानी कि मार्केटिंग है, इसके अंदर आप लोगों को 4 मॉड्यूल्स है। ऑल टुगेदर देयर आर 4 मॉड्यूल्स। और सिमिलरली सेमेस्टर 6 में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, इसमें भी आपको 4 मॉड्यूल्स होंगे। There will be 4 modules। अब मैं आपको किताब के अंदर दिखा देता हूं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि there are 4 modules। ऑल टुगेदर 4 मॉड्यूल्स है और इन 4 मॉड्यूल्स के अंदर आपका टोटल मार्केटिंग का सिलेबस डिवाइडेड है। ये देखिए, दिस इज मॉड्यूल 4 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, मॉड्यूल 2 मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1, मॉड्यूल 3 मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 2 और मॉड्यूल 4 जो है दैट इज की मार्केटिंग डायमेंशंस। ये तो हुआ सेमेस्टर 5 का। सिमिलरली अगर आप सेमेस्टर 6 का भी सिलेबस अगर देखेंगे तो इस सेमेस्टर 6 के सिलेबस में भी आपको वही 4 मॉड्यूल्स मिलेंगे, लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर होंगे। अब उन 4 मॉड्यूल्स में मॉड्यूल 1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मॉड्यूल 2 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मॉड्यूल 3 ह्यूमन रिलेशंस और मॉड्यूल 4 जो है दैट इज ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो दोनों सेमेस्टर में कॉमर्स 5 में एज वेल एज कॉमर्स 6 में 4 मॉड्यूल्स हैं। हर मॉड्यूल के अंदर 3 टॉपिक्स हैं। हर मॉड्यूल के अंदर इन एवरी मॉड्यूल देयर आर 3 टॉपिक्स और इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर आपको एक सवाल आएगा, दैट इज 1 क्वेश्चन। ईच, हर एक टॉपिक के ऊपर। जैसे मॉड्यूल 1 के अंदर अगर आप देखें, यहां पर आपको समझ में आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं कि इफ यू लुक एट मॉड्यूल 1, इसमें 3 टॉपिक्स हैं। आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है उसमें एक सवाल फर्स्ट टॉपिक पे आएगा, दूसरा सेकंड टॉपिक पे और तीसरा थर्ड टॉपिक के ऊपर। और आपको ऑप्शन मिलेगा, 1 क्वेश्चन ईच ऑन 3 टॉपिक्स, यानी कि देयर आर 3 क्वेश्चंस और इन 3 क्वेश्चंस में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आप एक टॉपिक ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। तो हम उसी हिसाब से, उसी ट्रेंड से चलेंगे। हम हर मॉड्यूल के अंदर 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और एक जो बड़ा वाला टॉपिक होगा, लेंदी टॉपिक होगा या पकाऊ टॉपिक होगा, उसको हम ऑप्शन में छोड़ देंगे ताकि कम समय में हमारा काम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि फिलहाल तो ऑनलाइन लेक्चर से या जिसको कहते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर से ही काम चलाना पड़ेगा। जो यहां पर है एग्जैक्टली वैसा ही आपको सेमेस्टर 6 में भी होगा, यानी कि सेमेस्टर 6 में भी 4 मॉड्यूल है। हर मॉड्यूल के अंदर 3 टॉपिक्स है।
तीनों टॉपिक के ऊपर एक एक सवाल पूछे जाएंगे और आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग योर सिलेबस। दैट इज द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग योर सिलेबस as well as the topics that are going to be covered। अब मैं इधर उधर टाइम पास न करते हुए सीधा काम की बात पर आ जाता हूं, यानी कि सेमेस्टर 5 में इन सेम 5 4 मॉड्यूल्स हैं। मैं पहले मॉड्यूल से स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मॉड्यूल के अंदर कुल मिलाकर के 3 टॉपिक्स हैं। वंस अगेन, जैसे मैंने कहा ना, तीनों टॉपिक्स में से एक एक सवाल आएगा। अगर आप पहला मॉड्यूल देखें तो दैट इज इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, जिसमें पहला टॉपिक मार्केटिंग का है, दूसरा टॉपिक मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का है, और तीसरा टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर है। तीनों के ऊपर एक एक सवाल आएंगे। आपको कोई भी 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, एक ऑप्शन में छोड़ देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 3 में से एक टॉपिक ऑप्शन में छोड़ देंगे, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च एंड MIS। अच्छा, जो टॉपिक हम ऑप्शन में छोड़ेंगे उसके मैं आपको मीनिंग करवा दूंगा, ताकि ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शन नहीं मिलते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर तो ऑप्शंस आएंगे। सो सीधा मुद्दे के ऊपर आते हुए, स्टार्टिंग विथ सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 5, ये सेमेस्टर 5 जो है इसमें मॉड्यूल 1, सेमेस्टर 5 मॉड्यूल 1, 4 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल स्टार्ट कर रहा हूं, एंड दैट first module is about introduction to marketing। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। अब शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। मार्केटिंग जो कि सेम 5 में है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि सेम 6 में है, ये दोनों ही आज की तारीख में बेहद जबरदस्त हॉट डिस्कशन वाले टॉपिक्स माने जाते हैं। क्यों? आजकल का जो यंग जनरेशन है, जो करियर को इस्टेब्लिश करना चाहता है, अपने लिए एक अच्छे करियर की तलाश करता है, उसे ये अच्छा करियर दिखाई देता है आइदर तो किसी प्रोफेशनल कोर्स में, जैसे कि सीए का कोर्स कर लिया, सीएमए का कोर्स कर लिया, या इंजीनियरिंग कर लिया, या तो फिर आईटी का कोई कोर्स कर लिया, तो किसी प्रोफेशनल कोर्स में उसको अच्छा करियर नजर आता है, या तो फिर अदरवाइज मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आप तो जानते ही होंगे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं, कंपनी उनको बहुत जबरदस्त पे पैकेट यानी कि बहुत ही जबरदस्त सैलरी और परक्विजिट्स प्रोवाइड करती है। एंड द सेम केस इज विद ह्यूमन रिसोर्स आल्सो। ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स माना जाता है, और ये मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स जो है, ये मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स जो है, अगर आप उसे मैनेज करते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, तो भी कंपनी आपको बहुत अच्छा पेमेंट करेगी। सो बोथ आर कंसिडर्ड, वेदर इट इज मार्केटिंग और वेदर इट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, both are considered as very good career options। और आजकल MBA की इंस्टीट्यूट्स MBA करवाती हैं मार्केटिंग में। यू कैन डू MBA इन मार्केटिंग, यू कैन डू MBA इन ह्यूमन रिसोर्स, यू कैन डू MBA इन फाइनेंस, यू कैन डू MBA इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इसी MBA के कोर्सेज में इनको भी इंक्लूड किया गया है।
सो आप अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, वैसे एमबीए के लेवल का तो नहीं है, बेसिक लेवल का है, बट काम का है। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग फर्स्ट मॉड्यूल में सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सी, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं आपको मैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, वो ये कि भाई मान लो मैं कोई भी XYZ बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेने के बाद मेरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? आप मेरे सवाल को ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो स्टार्ट कर लेने के बाद, यानी कि जैसे मान लो मैं कोचिंग क्लासेस खोलना चाहता हूं, तो कोचिंग क्लासेस खोलने के लिए मैंने जगह का इंतजाम किया, उस जगह में मैंने फर्नीचर एंड फिक्चर्स में बेंचेस बनवा दिए, बोर्ड लगवा दिया, एयर कंडीशनर लगवा दिया, स्टेशनरी का इंतजाम कर दिया, पढ़ाने वाले टीचर्स का भी इंतजाम कर दिया, पैसों का भी इंतजाम कर लिया, सब कुछ हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मुझे क्या चाहिए? क्योंकि अगर मैं ये क्लैरिफाई नहीं करता तो आप कहते कि सर कैपिटल चाहिए, लेकिन मैंने तो सब अरेंज कर लिया है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे क्या चाहिए? सर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, कोचिंग क्लासेस खोला है तो स्टूडेंट्स चाहिए ना, यानी कि कस्टमर्स चाहिए। अगर मैं रेस्टोरेंट खोलता तो मुझे भूखे लोग चाहिए, अगर मैं हेयर कटिंग सैलून खोलता तो मुझे जटाधारी लोग चाहिए जो बाल कटवाने के लिए मेरे पास आएंगे। सो कहने की बात यह है कि आज की तारीख में यदि मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो इस बिजनेस में मेरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? इस बिजनेस में मेरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है दैट इज कस्टमर्स। बिना कस्टमर्स के बिजनेस शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। इट मेक्स नो सेंस इन स्टार्टिंग ए बिजनेस विदाउट एनी कस्टमर। यानी कि देख, कोई बिजनेस शुरू करें और उसमें ग्राहक ही ना आए तो उस बिजनेस को शुरू करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए कोई भी बिजनेस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? कस्टमर। रेस्टोरेंट को कौन चाहिए? भूखे लोग चाहिए। हेयर कटिंग सैलून को कौन चाहिए? जटाधारी लोग चाहिए। कोचिंग क्लासेस या कॉलेजेस को क्या चाहिए? बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न बिजनेस, ये मॉडर्न बिजनेस क्या है? सर मॉडर्न बिजनेस जो है इट इज कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड यानी कि मॉडर्न बिजनेस पूरी तरीके से कस्टमर के ऊपर आधारित है, कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट है। कस्टमर है तो बिजनेस है, कस्टमर नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। सो मॉडर्न बिजनेस इज कस्टमर ओरिएंटेड। तो सर जब बिजनेस कस्टमर के ऊपर ही आधारित है, कस्टमर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए? वेल सीधा सिंपल लॉजिक है। बिजनेस कस्टमर के ऊपर पूरी तरीके से जब डिपेंडेंट हो तो सैंडविच वाले की तरह दिमाग लगाना चाहिए। पता है रोड पे जो लोग सैंडविच बेचते हैं वे लोग कस्टमर की सैंडविच खत्म हो जाने के बाद पैसे लेने के टाइम पे आलू का स्लाइस कट करके उसके ऊपर बटर लगा के चाट मसाला डाल के कस्टमर को फ्री में वो आलू खाने के लिए देते हैं। मस्के वाला आलू। अब वो सैंडविच वाला ऐसा क्यों कर रहा है? उसको क्या खुजली हो रही है? फ्री में वो आलू क्यों खिला रहा है? अरे इसलिए खिला रहा है क्योंकि कस्टमर के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखेगा तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर को जब भूख लगेगी तो वो उसी की दुकान पे आएगा। सो कहने की बात यह है
कि जब बिजनेस कस्टमर ओरिएंटेड हो तो हमें कस्टमर के साथ अच्छी रिलेशंस, सबसे पहले तो बिल्ड करने चाहिए, यानी कि कस्टमर के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, कस्टमर के साथ अच्छे रिश्तों को मेंटेन करना चाहिए, और हो सके तो कस्टमर के साथ अच्छे रिश्तों को बढ़ाने की, यानी कि एनहांस करने की कोशिश करनी चाहिए। सो मॉडर्न बिजनेस इज कस्टमर ओरिएंटेड। इसलिए आज की तारीख में मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना है, कस्टमर के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की शुरुआत करनी है, उन रिश्तों को मेंटेन करना है, एनहांस करना है। क्यों? क्योंकि कस्टमर है तो बिजनेस है। कस्टमर भगवान की तरह होता है और आपके बिजनेस का अस्तित्व इसी भगवान के ऊपर निर्भर है। इस भगवान की कृपा होगी तो आपका बिजनेस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और इसी कस्टमर के ऊपर आधारित है मार्केटिंग, यानी कि जो मॉडर्न मार्केटिंग है पूरी तरीके से अपना फोकस, अपना अटेंशन कस्टमर के ऊपर लगाता है। दैट इज द इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, कि भाई मार्केटिंग का मीनिंग क्या है। एक ऑर्डिनरी पर्सन से, साधारण व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, तो ये साधारण व्यक्ति आपसे कहेगा कि भाई मार्केटिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नो, बाइंग एंड सेलिंग मार्केटिंग नहीं है। मेरे को 11th स्टैंडर्ड के ओसी में सिखाया गया था कि बाइंग एंड सेलिंग जो है उसका मतलब होता है ट्रेड, यानी कि व्यापार। मार्केटिंग इस बाइंग एंड सेलिंग से बहुत ज्यादा बड़ा है। ये मार्केटिंग बेहद ही कॉम्प्रिहेंसिव है, और बाइंग एंड सेलिंग तो इस मार्केटिंग का छोटा सा हिस्सा है। यानी कि मार्केटिंग में हम सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते हैं, बल्कि बहुत कुछ करते हैं। सर बहुत कुछ में हम क्या करते हैं? देख, सीधा सिंपल लॉजिक है कि ये जो मार्केटिंग हम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? सर गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर के पास तक पहुंचाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं दैट इज मार्केटिंग। सर इस जो कुछ भी करते हैं में हम क्या करते हैं? जो कुछ भी में हम सबसे पहले करते हैं मार्केटिंग रिसर्च। सबसे पहले क्या करते हैं? हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, ताकि उसकी जरूरत के अनुसार, उसकी पसंद और नापसंद के अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जा सके। सो दैट इज फर्स्ट मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च करके एक बार हमने जान लिया कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो उसको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा। यानी कि मार्केटिंग के अंदर हम परचेजिंग भी करते हैं। क्या करते हैं? परचेजिंग करते हैं। रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना। आज रेस्टोरेंट चला रहा हूं, कस्टमर आकर के अगर मुझको कहेगा
कि भाई मुझको इडली सांभर चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा तथास्तु, तो क्या इडली सांभर आ जाएगा क्या रे? नहीं, तथास्तु बोलने से इडली सांभर नहीं आएगा। मेरे को उसके लिए चावल का आटा खरीदना पड़ेगा, दाल खरीदना पड़ेगा, सब्जियां खरीदनी पड़ेगी। आई विल हैव टू बाय द रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद मुझे प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बनाऊंगा नहीं, बेचूंगा क्या? ग्राहक रेस्टोरेंट में आने के बाद मैं उसको चावल का आटा और कच्ची दाल तो दे नहीं सकता, मुझे इडली बना के देना पड़ेगा, सांभर बना के देना पड़ेगा, चटनी बना करके देना पड़ेगा। सो ग्राहक को क्या चाहिए, उसकी जरूरत के अनुसार रॉ मटेरियल्स परचेज करूंगा, परचेज करने के बाद उसको प्रोडक्शन करूंगा। प्रोडक्शन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। अच्छा, फिनिश गुड्स बन जाने के बाद, यानी कि प्रोडक्शन करने के बाद तुरंत तो बिकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं समोसा या कचौरी तो बना के बेच नहीं रहा हूं कि ग्राहक जो है तैयार खड़ा है, कढ़ाई में से जैसे ही वड़ा निकलेगा, ये मेरे को 2 पार्सल देना, नहीं। मैं तो टूथपेस्ट बना रहा हूं, मैं तो वॉशिंग पाउडर बना रहा हूं, मैं तो शैम्पू बना रहा हूं, नहाने का साबुन बना रहा हूं, जैम बना रहा हूं, नूडल्स बना रहा हूं। ऐसी सब चीजें जब मैं प्रोड्यूस करता हूं, तो प्रोड्यूस करने के बाद मुझे करना पड़ता है उसका पैकिंग एंड पैकेजिंग। मुझे करना पड़ता है पैकिंग एंड पैकेजिंग, क्योंकि खुला तो बेच नहीं पाऊंगा मैं। टूथपेस्ट क्या खुला बेचूंगा क्या? कि भाई लोग दुकान में आएंगे और जैसे मिठाई की दुकान में श्रीखंड होता है ना बर्तन में, वैसे ही टूथपेस्ट भी मैं बर्तन में रख करके ग्राहक पसंद करेगा। अच्छा, ये लाल वाला टूथपेस्ट जो है ना 200 ग्राम देना, तो तू उसको प्लास्टिक के डब्बे में ऐसा जैसे श्रीखंड देता वैसा देगा क्या? नहीं, तेरे को ट्यूब में भर के देना पड़ेगा। टमाटर की सॉस को बोतल में भर के देना पड़ेगा, जैम को तुझे जार में भर के देना पड़ेगा। सो प्रोडक्शन के बाद पैकिंग एंड पैकेजिंग करना होगा। अच्छा, पैकेजिंग करने के बाद तुरंत तो बिकने वाला नहीं है। जैसा भी मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं कोई समोसा या बटाटा वड़ा तो बना नहीं रहा हूं कि तुरंत बिक जाएगा। बिकने में वक्त लगेगा, तो वक्त लगेगा, इसलिए मुझे करना होगा वेयर हाउसिंग, यानी कि उस प्रोडक्ट को मुझे संभाल करके रखना होगा, वेयर हाउसिंग करना होगा। जब तक मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं हो जाती, वेयर हाउस में यानी कि गोडाउन में संभाल के रखना होगा। अच्छा, वेयर हाउसिंग हो जाने के बाद मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी अगर करूंगा तो ही ग्राहक का ध्यान आकर्षित होगा और ग्राहक मेरे प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा, तो ही ग्राहक का ध्यान आकर्षित होगा और ग्राहक मेरे प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा। तब जाकर के मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, और मार्केट में जब डिमांड क्रिएट होगी तब मुझे करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में ले जाना होगा। मार्केट में लेके जाने के बाद करना पड़ेगा सेल्स, यानी कि उसको बेचना होगा। ये देख, बाइंग एंड सेलिंग सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इस मार्केटिंग का। मार्केटिंग में हम बहुत कुछ करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च है, परचेजिंग है, प्रोडक्शन है, पैकिंग एंड पैकेजिंग है, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड सेल्स। बट ये मत सोचना कि माल बेच दिया तो जिम्मेदारी खत्म। देख, अगर मैं टूथपेस्ट बना रहा हूं, अगर मैं टमाटर की सॉस बना रहा हूं, बिस्किट बना रहा हूं, तो बेचने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं बना रहा हूं वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर या एयर कंडीशनर, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे देना पड़ेगा आफ्टर सेल्स सर्विस। मुझे क्या देना पड़ेगा?
आफ्टर सेल्स सर्विस देना पड़ेगा। ये आफ्टर सेल्स सर्विस क्यों देना पड़ेगा? ये आफ्टर सेल्स सर्विस इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि अगर प्रोडक्ट वारंटी पीरियड में खराब हो जाता है तो ग्राहक को ठीक करके देना ही पड़ेगा, नहीं तो ग्राहक नाराज हो जाएगा, दोबारा मेरी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा और दूसरों को भी मना करेगा खरीदने से। एंड दैट इज व्हाई आफ्टर सेल सर्विस। ये सारी एक्टिविटीज हम किस लिए करते हैं? ये सारी एक्टिविटीज हम इसलिए करते हैं ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचा सके फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, और इन्हीं सारी एक्टिविटीज को हम कहते हैं मार्केटिंग। तो अब मार्केटिंग का मीनिंग क्या है वो मैं इधर बोर्ड पर लिखता हूं, आप लोग थोड़ा सा इधर ध्यान देना कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। सी मार्केटिंग is the performance. Marketing is the performance of business activities. Performance of business activities. ये देखो ये सब business activities है। क्या है? Business activities. तो it is the performance of business activities that direct the flow, जो दिशा देता है फ्लो को, that direct the flow of goods and services, जो दिशा देता है गुड्स एंड सर्विसेज को। ये गुड्स एंड सर्विसेज उसको दिशा देना कहां से? फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। सो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इसमें हम बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि हम दिशा दे सके गुड्स एंड सर्विसेज को। ये देखिए दिशा दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। कहां से? फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हम जो भी बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं दैट इज So marketing, once again, last time, marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from the producers to the consumers. ये हुआ इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। इसके आगे का डिस्कशन मतलब वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एक्सेट्रा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।